नाम पे फोकस करना बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद में बेटा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए अगर तो भी कोगुलेशन होगा बेटा। समझाता हूं मैं आपको बेटा कि किस तरह से कोगुलेशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बेटा। देखिएगा, मान लीजिए बेटा कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज सोल है, कैसा, सॉरी नेगेटिव चार्ज सोल लेके चलता हूं पहले मैं। मान लीजिए मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा मुझे इसे डिस्चार्ज करना है, और मैंने डिस्चार्ज करने के लिए उसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। बेटा समझना कि अगर पार्टिकल्स के ऊपर बेटा, सॉरी मान लीजिए कि अगर पार्टिकल्स के ऊपर बेटा ये प्रेसिपिटेट था और उस पर नेगेटिव चार्ज था, और आप ये चाहते हैं कि कोई स्पीसीज आए और इसके चार्ज को हटा दे, तो आपको कैसी स्पीसीज चाहिएगी, कैटाइनिक या एनाइनिक? खुद सोचो बेटा। भाई नेगेटिव का चार्ज हटाना है तो कौन सी स्पीसीज चाहिएगी? आपको स्पीसीज चाहिएगी कैटाइनिक बेटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, एक साइंटिस्ट हुए हार्डी और सुलजे, मतलब एक हार्डी और एक सुलजे, दोनों ने जो रूल मिलाकर दिया, इसलिए उस रूल को हार्डी और सुलजे का रूल बोल देते हैं बेटा। उन्होंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी बात बोली, कॉमन सेंस की बात है, आप भी समझ सकते हो, कि जो भी बेटा ये आयन इसका कोगुलेशन करने के लिए आ रहा है, एक तो इसका नाम क्या है, कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन। ध्यान दे, जो आयन मैंने इस कोलोइडल पार्टिकल का कोगुलेशन करने के लिए बुलाया है बेटा, जो मिलाया है इसके अंदर, उसे बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन। ये कोगुलेशन करेगा, या इसी का नाम है फ्लोकुलेटिंग आयन बेटा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला आप खुद बताना, एक है मेरे पास M का प्लस और एक है मेरे पास 2 प्लस वाला, दोनों में से ज्यादा पावर से कोगुलेशन कौन करेगा? खुद बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, +1 वाला कि +2 वाला? खुद बताओ बेटा, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा रही होगी? बड़े बोलो, +1 वाले की कि +2 वाले की? भाई इसका नेगेटिव हटाना है तो ज्यादा पावर से कौन हटा पाएगा? +2 वाला बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने क्या बोला, हार्डी और सुलजे ने, उन्होंने बोला कि ओवरऑल जो कोगुलेटिंग आयन होंगे उनकी पावर जो होगी ना कोगुलेशन करने की, वो उनकी वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे अगर नेगेटिव का कोगुलेशन करना है, नेगेटिव का, तो कैटायनों की जरूरत होगी, और कैटायन पर जितना ज्यादा वैलेंसी होगी बेटा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी नेगेटिव का कोगुलेशन करने के लिए, नेगेटिव सोल का कोगुलेशन करने के लिए बेटा, इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कोगुलेशन पावर का, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम +3 की, फिर बेरियम की, फिर सोडियम की। समझे क्या भाई? लेकिन एक छोटा सा करेक्शन होना चाहिए था इसके नियम में बेटा। देखो, हार्डी और सुलजे ने नाम लिया था वैलेंसी का। क्यों नाम लिया था वैलेंसी का? क्योंकि जैसे AlCl3 उसने मिलाया तो उसने बोला कि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है। जैसे उसने BaCl2 मिलाया तो उसने बोला कि बेरियम की 2 वैलेंसी है। लेकिन अपन आज तो अच्छे से समझते हैं इस बात को बेटा। तो अगर अपना सजेशन इसमें जोड़ना चाहें तो क्या सजेशन जुड़ना चाहिए कि हार्डी और सुलजे को वैलेंसी वर्ड काम में लेना चाहिए था, या ज्यादा बेटर होता कि वो इसके लिए चार्ज वर्ड काम में ले लेता? अगर चार्ज वर्ड काम में लेता ना बेटा, तो ज्यादा बेटर लाइन बनती। क्या लाइन बनती? कि फ्लोकुलेटिंग या कोगुलेटिंग आयन की जो कोगुलेशन पावर है वो उस आयन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कोगुलेशन पावर ऑफ colloid coagulation power of coagulating ion should be directly proportional to charge of coagulating ion बेटा। समझे क्या भाई? कि जो कोगुलेटिंग आयन की पावर है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये ज्यादा बेटर लाइन बनती। लेकिन उसने क्या बोला था कि वैलेंसी के। ठीक है, अपन आंसर तो चार्ज से ही निकालेंगे बेटा। तो कैटाइनिक, सॉरी एनाइनिक अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है
तो उसका कोगुलेशन करने के लिए ध्यान दें, एनायनिक सोल का कोगुलेशन करने के लिए कैटायनिक स्पीसीज चेक करोगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी उस आयन की बेटा। और अगर पॉजिटिव सोल है, कैसा सोल है? पॉजिटिव सोल, तो खुद सोचो पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का कोगुलेशन कौन करेंगे? एनायनिक स्पीसीज। और जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा नेगेटिव, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे ये दोनों भाई? क्लियर है वाली बातें बेटा आप लोगों को भाई दोनों? अगर क्लियर है तो बेटा मुझे सवाल मैं लिखता हूं यहां पर बेटा, पहले वो सवाल अपन डिस्कस करेंगे फिर वापस चलते हैं भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सवाल मैं लिखूं उससे पहले ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैं सवाल लिखूंगा उनके लिए ऑप्शन यही रहेंगे। पहला सवाल है बेटा, which of following has maximum coagulation power for coagulation of आर्सेनिक सल्फाइड? सोचिए बेटा एक बार। दूसरा सवाल है बेटा, which of following has maximum coagulation power for coagulation of ferric oxide? सोचिए बेटा दोनों। क्या तरीका होगा देखते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखो कि आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सोल है, पॉजिटिव सोल की नेगेटिव सोल। बेटा बोला आपको कि एनसीईआरटी वाली वो टेबल तो याद होनी चाहिए कम से कम। ये बेटा एक नेगेटिव सोल है। कैसा सोल है? नेगेटिव सोल बेटा। यानी नेगेटिव सोल का कोगुलेशन अगर मुझे चेक करना है, कौन करेगा? कैटायन की एनायन? जवाब तो दो। नेगेटिव सोल का कोगुलेशन हमेशा कैटायन करेगा। तो जो मुझे इलेक्ट्रोलाइट दिए गए ना बेटा, इसमें से सिर्फ मैं कैटायन चेक करूंगा, एनायन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कैटायन का चार्ज, संख्या नहीं। ध्यान दें, कैटायन का चार्ज चेक किया जाएगा, ना कि संख्या, सिर्फ चार्ज बेटा। एक है Na+, एक है Ba2+, एक है एल्यूमिनियम 3+, और एक है पोटेशियम का +1। संख्या काम नहीं आएगी, फिर कह रहा हूं। तो बताइएगा कि अगर एनायनिक सोल का मुझे कोगुलेशन करना है तो इसमें से सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? सोच लो, कुछ सोच लो बेटा, किसकी पावर मैक्सिमम होगी? अरे इतना तो सोच सकते हो भाई, किसकी होगी बेटा? आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। फिर समझ लीजिए कि एक एनायनिक सोल था, और एनायनिक या नेगेटिव सोल का कोगुलेशन कैटायन के द्वारा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। इतनी सी बात है। दूसरा ये है बेटा, अरे भैया कैसा सोल है भाई? पॉजिटिव सोल है। और पॉजिटिव सोल अगर है बेटा, तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा? एनायन करेगा बेटा। तो एनायन का भी क्या देखोगे? चार्ज बेटा, चार्ज। अरे Cl पर -1, SO4 पर -2, PO4 पर -3, और पूरे एनायन पर -4। किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी बेटा? आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्या क्लियर है स्थिति? जवाब तो दो भाई।
कि कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर भी इसे बोल देता है बेटा। कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर एक ही बात होती है, और कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन एक ही बात है। ध्यान दें, कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन एक ही बात है, और कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर भी एक ही बात है। मतलब कोगुलेशन की जगह फ्लोकुलेशन बोल सकते हो बेटा, या प्रेसिपिटाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना बेटा। एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में बेटा, वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार सवाल पहले मैं बता दूं। एक टर्म और आएगी इसमें, कोगुलेशन वैल्यू। डरिए मत, अभी समझाऊंगा बेटा, लेकिन मैं उसका थ्योरेटिकल सवाल अभी करवाना चाह रहा हूं आपको, साथ के साथ ही हो जाएगा। एक्चुअली एक टर्म अभी मैं आपको बेटा डिस्कस करूंगा, कोगुलेशन वैल्यू इसमें बेटा। और कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है वो तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन एक चीज पहले मैं बता रहा हूं आपको कि कोगुलेटिंग आयन के लिए जो कोगुलेशन वैल्यू और पावर का रिलेशन है ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इतना ध्यान रखो, 2 मिनट की बात है ना बेटा, समझाऊंगा कि वैल्यू होती क्या है, लेकिन एक अभी सवाल में लिख दूं, एक साथ चल रहा है मामला बेटा, तो एक साथ लिख दूं। आप अभी मैंने क्या याद रखने के लिए बोला, क्या ध्यान रखने के लिए, कि किसी भी कोगुलेटिंग आयन की जो पावर है ना बेटा, वो उसकी कोगुलेशन वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा तो कोगुलेशन पावर कम, कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा, कोगुलेशन पावर कम। 2 मिनट की बात है, समझाऊंगा। अभी मैं सवाल लिख रहा हूं एक्चुअली बेटा, आपको समझाना चाह रहा हूं वो कि कोगुलेशन वैल्यू और पावर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम 4 ऑप्शन है। सवाल क्या देखो बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोगुलेशन value for coagulation of arsenic sulfide salt, या मैं ले लेता हूं इसमें हीमोग्लोबिन सॉल्ट, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने क्या पूछा आपसे, कोगुलेशन वैल्यू पूछी है बेटा, पावर नहीं पूछी इस बार। क्या पूछी है, वैल्यू। ध्यान देना इस बात पे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि किसके लिए बात कर रहा है, हीमोग्लोबिन के लिए। और हीमोग्लोबिन कैसा सोल होता है, पॉजिटिव सोल की नेगेटिव सोल, सोच लीजिए बेटा अच्छे से। हीमोग्लोबिन कैसा सोल है भाई, पॉजिटिव सोल है कि नेगेटिव? हीमोग्लोबिन है बेटा, पॉजिटिव सोल है। और पॉजिटिव सोल का कोगुलेशन कौन करेगा, कैटायन की एनायन? अरे पॉजिटिव सोल का कोगुलेशन कौन करेगा, कैटायन या एनायन? पॉजिटिव सोल का कोगुलेशन करता है एनायन। तो बेटा आपको मतलब है एनायनों से इस सवाल के लिए। जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा होगा एनायन पे तो पावर ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। सवाल में पूछा है मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू। अगर मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू पूछी गई है, दैट मींस बेटा आप पहले ही लिख लीजिए कि वो मिनिमम पावर पूछ रहा है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा तो पावर कम। कि मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू अगर पूछी गई है, दैट मींस वो मिनिमम पावर पूछ रहा है। और बेटा पॉजिटिव सोल का कोगुलेशन करना है बेटा, तो नेगेटिव आयन का चार्ज ज्यादा तो पावर ज्यादा, और चार्ज कम तो पावर कम। आंसर इसमें कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि बेटा कोगुलेशन वैल्यू और पावर जो है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर उसने पावर ज्यादा पूछी तो डायरेक्ट चार्ज ज्यादा पावर ज्यादा चिपका दो, लेकिन अगर उसने वैल्यू ज्यादा पूछी है तो दिमाग में रखें कि वैल्यू ज्यादा, दैट मींस उसकी पावर कम पूछ रहा है बेटा वो। क्या स्थिति क्लियर है बेटा आपको? अब मैं आता हूं इस बात पे, लिख लेना बेटा पोंछ करके, मैं बढ़ रहा हूं वापस से बेटा, पोंछ करके लिख लेना इसको पहले भैया आप लोग बेटा, ठीक है ना। और
मैं आता हूं अब। मैंने क्या बोला था कि कोगुलेशन वैल्यू मैं आपको भी समझाऊंगा, डरिए मत बेटा। एक्चुअली कोगुलेशन वैल्यू होती क्या है वो देखिए बेटा, लिखा हुआ क्या है, एक बार सम पढ़िएगा इसको। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर। ध्यान दे बेटा, मिलीमोल पर लीटर की बात है। The minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours। ये तो प्रैक्टिकल का टाइमिंग है बेटा सब। क्या कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आप बेटा किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की पावर चेक कर रहे हो तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी सेम होना चाहिए और उसमें प्रेसिपिटाइजेशन के लिए देखा गया समय भी सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का टाइम है बस बेटा। क्या है, वापस पढ़िए कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटाइजेशन ऑफ ए सोल इन 2 आवर्स। कि 2 घंटे में प्रेसिपिटाइजेशन करने के लिए रिक्वायर्ड मिलीमोल है, लेकिन कितने का? 1 लीटर का। समझिए बेटा, ऐसे याद नहीं होता है, समझाता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोलोइडल सॉल्यूशन है, कितना लेना है? 1 लीटर। बिल्कुल सिमिलर कोलोइडल सॉल्यूशन है, कितना? 1 लीटर। बिल्कुल सेम है दोनों का, 1-1 लीटर है। अब मैंने क्या किया बेटा कि इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया ए और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया कौन सा? बी। बेटा एक में मैंने इलेक्ट्रोलाइट ए मिला दिया है बेटा और एक में मैंने इलेक्ट्रोलाइट बी मिला दिया। सॉल्यूशन दोनों का सेम था, दोनों का 1-1 लीटर था। इसका जब मैंने बेटा 5 मिलीमोल मिलाया, मैं इसका बेटा देखो अमाउंट मिलाता चला गया। पहले 1 मिलीमोल मिलाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे ही मैंने 5 मिलीमोल मिलाया ना बेटा, इसका कोगुलेशन हो गया। जब मैंने बी का मिलीमोल मिलाना शुरू किया, 1 मिलीमोल कोगुलेशन नहीं हुआ, 2 मिलीमोल, अरे भैया 2 मिलीमोल पे ही कोगुलेशन हो गया। हो गया इसका कोगुलेशन भाई। किसका चेंज था? जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे थे वो अलग था बेटा। तो एक्चुअली बेटा इसका जो कोगुलेशन वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगी 5 और इसकी कोगुलेशन वैल्यू होगी कितनी? 2। कि 1 लीटर का 2 आवर्स में, 1 लीटर का 2 आवर्स में बेटा कोगुलेशन करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम मिलीमोल, रिक्वायर्ड मिनिमम मिलीमोल टू कोगुलेट 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं लाइन बोलूं तो क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड मिनिमम मिलीमोल ऑफ coagulating ion to precipitize or coagulate 1 liter colloidal sol in 2 hours। अरे समझे क्या भाई? रिक्वायर्ड मिनिमम मिलीमोल टू कोगुलेट या टू प्रेसिपिटाइज 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स बेटा। ठीक है, यही लाइन यहां लिखी हुई है बेटा। अब बात ये कि बेटा इसकी कोगुलेशन वैल्यू आई 5, दैट मींस इसके 5 मिलीमोल जरूरी थे और इसकी कोगुलेशन वैल्यू आई 2, दैट मींस इसके 2 मिलीमोल जरूरी थे बेटा। तो कोगुलेशन वैल्यू बेटा किसकी ज्यादा है? ए की या बी की? जवाब तो दो। वैल्यू है ए की ज्यादा। अच्छा, कोगुलेशन पावर की अगर मैं बात करूं बेटा, आराम से सोच के जवाब दो मुझे, कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा है? देखो बहुत सिंपल वे में समझाता हूं कि इसमें बेटा 5 मिलीमोल मिलाने पर कोगुलेशन हुआ और इसने 2 मिलीग्राम मिलाते मिलाते कोगुलेशन कर दिया, तो किसकी पावर ज्यादा है बेटा? बी की पावर ज्यादा है, क्योंकि इसने कम अमाउंट में भी कोगुलेशन कर दिया। अरे इसमें कोगुलेशन के लिए 5 मिलीमोल मिलाने पड़े और इसने 2 में काम चिपका दिया बेटा, तो पावर किसकी ज्यादा हुई? जिसने कम अमाउंट काम में ली उसकी पावर ज्यादा है बेटा। अरे समझे कि नहीं बेटा? ये कैटेगरी
क्लियर है बेटा। कोगुलेशन तो मैं लिख सकता हूं कि कोगुलेशन पावर और कोगुलेशन वैल्यू दोनों आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स रिलेटेड होते हैं। सीधा सवाल भी पूछ सकता है कि 3 स्पीसीज देगा और उनकी कोगुलेशन वैल्यूज देगा आपको बेटा, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू कम उसकी पावर ज्यादा। कर पाओगे भाई ये वाला सवाल बेटा? क्लियर है भाई। अब इसका बेटा पहुंच करके लिख लेना इसको बेटा साइड में। एक न्यूमेरिकल भी बनता है बेटा, देखिएगा। .85 gram of NaCl is required to coagulate. 5.85 milligram of NaCl is required to coagulate 200 ml of arsenic sulfide salt in 2 hours. Then find out coagulation value of arsenic sulfide, sorry, coagulation value of NaCl. ठीक है बेटा। एग्जैक्टली तो क्या होगा कि आर्सेनिक सल्फाइड का कोगुलेशन NaCl कर रहा है। एग्जैक्टली करेगा कौन इनमें से बेटा? केटायन की एनायन। भाई ये एनायनिक सोल है तो एनायनिक सोल का कोगुलेशन कौन करेगा? Na करेगा बेटा। हालांकि चलो चेक करते हैं बेटा। कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl आपसे पूछेगी। तरीका क्या बेटा समझना बेटा, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करो कि जो ग्राम दिया हुआ है उसको मोल में बदल लो। 5.85 मोलर मास कितना है भैया? 58.5। कितने मोल आ गए बेटा? 0.1 मोल। ठीक है, मोल चाहिए थे कि मिलीमोल? ध्यान दें, मिलीमोल चाहिए होता है। तो बेटा मोल को अगर मैं मिलीमोल में बदलूंगा तो 10 की पावर 3 आएगा या -3 आएगा ऊपर। सोच लो आराम से बेटा मैथमेटिकली। देखो इधर कि मान लीजिए 0.1 मोल था, जिसको नहीं आ पा रहा वो समझे बेटा कि मिली में कन्वर्ट करना है तो ऊपर मिली से मल्टीप्लाई और नीचे मिली से डिवाइड। अब ये ऊपर वाला मिली तो सेफ रखना है, तो इस नीचे वाले मिली की जगह 10 की पावर -3 लिख दूंगा, वो ऊपर जाके प्लस का होगा। दैट मीन्स बेटा ये हो गया मिलीमोल। कितना प्राप्त हुआ रे बेटा? ये हो गया 100। क्या ये 100 ही इसका आंसर है क्या बेटा? कि रिक्वायर्ड मिलीमोल ही तो होता है बेटा। ये 100 इसका आंसर नहीं है। ध्यान दे इस बात पे, 100 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट आपने निकाला वो था 200 ml के लिए, जबकि कितने का चेक करना होता है? 1 लीटर के लिए। तो यूनिटरी मेथड लगेगा भैया, क्योंकि 200 ml के लिए रिक्वायर्ड था 100 मिलीमोल। तो बेटा 200 के लिए 100 मिलीमोल रिक्वायर्ड था ना बेटा। 1000 ml के लिए, अरे 1 लीटर मतलब 1000 ml हुआ कि नहीं हुआ भाई? 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया ना बेटा। तो 1000 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? बोलो तो सही भाई। 100/200 into 1000 कितना प्राप्त हुआ बेटा? 500 आ गया। यानी फाइनल इस सवाल का आंसर कितना रहेगा बेटा? 500 रहेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? बहुत सिंपल मोलर कॉन्सेप्ट है। बस कितना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि रिक्वायर्ड मिलीमोल पर लीटर। बस कोगुलेशन वैल्यू क्या है? रिक्वायर्ड मिलीमोल पर लीटर। अपने आप आंसर आ जाएगा कि मोल निकाले, मिलीमोल में बदला और फिर ये चेक किया कि 1 लीटर के लिए अपन को कितना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो बेटा कोगुलेशन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है कि लायोफोबिक का कोगुलेशन अपन देख रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये बेटा अभी, जिसमें सिर्फ चार्ज घटाना था। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हटा सकते थे आप बेटा।
बॉइलिंग करके हटा सकते थे, म्यूचुअल कोगुलेशन से हटा सकते थे, परसिस्टेंट डायलिसिस से हटा सकते थे, और इलेक्ट्रोलाइट मिला के भी कर सकते हैं। फिर ध्यान दें, फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट बेटा, कि जब तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तब तक कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा मिला दोगे तो फिर वो कोगुलेशन शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ये डिफाइन करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बचेगा कि खराब होगा। ठीक है ना बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइट जब मिलाया गया तो अगर एनाइनिक नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन है तो कैटायन उसका कोगुलेशन करेगा बेटा, और कैटायन का चार्ज ज्यादा तो कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर ज्यादा, और उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम। पावर ज्यादा वैल्यू कम, पावर ज्यादा वैल्यू कम। क्लियर है। और फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है बेटा? रिक्वायर्ड मिलीमोल फॉर पर लीटर कोगुलेशन बेटा। ठीक है भैया, कर पाओगे इसको सोल्व बेटा आप लोग? देखिए बेटा, नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा लायोफोबिक के कोगुलेशन के बाद में बेटा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। हाँ बेटा, देखिएगा इसको समझना अच्छे से बेटा, कि पहले भी आपको एक चीज मैंने क्लियर करी हुई है बेटा, क्या कि लायोफोबिक और फिलिक में एक डिफरेंस बताया था कि फिलिक वाले में फेज और मीडियम में इंटरेक्शन होती है, जबकि फोबिक वाले में फेज और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती। फेज और मीडियम में इंटरेक्शन नहीं होती बेटा, जबकि फिलिक वाले में इंटरेक्शन होती है। फिलिक वाले में इंटरेक्शन होती है, फोबिक में इंटरेक्शन नहीं होती। तो फिलिक वाले में क्या होता है बेटा, कि जो डिस्पर्स फेज है उसके चारों तरफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो चारों तरफ अरेंज रहते हैं इसके बेटा। फेज के चारों तरफ मीडियम अरेंज रहता है। और ऐसी स्थिति में बेटा होता क्या है कि जब मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिलाता हूं तो वो इलेक्ट्रोलाइट बेटा डायरेक्ट फेज के कांटेक्ट में नहीं आ पाता अच्छे से। सीधी सी बात है कि जब मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिलाऊंगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा पहले वो किससे टकराएगा बेटा? मीडियम के साथ में बेटा। यानी वास्तव में अगर आपको लायोफिलिक सोल में पार्टिकल्स का कोगुलेशन करना है तो वहां एक और कंडीशन होती है कि बेटा इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ कोई ऐसा सोलवेंट साथ में मिलाया जाए जो इस मीडियम को यहां से हटा सके, जो इस मीडियम को यहां से हटा सके बेटा, जरूरी होता है। समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा लायोफिलिक सोल है जिसमें बेटा मीडियम जो है, फेज के चारों तरफ मीडियम जो है वो पानी का अरेंज है बेटा। मीडियम किसका लिया हुआ है? मैंने पानी का लिया हुआ है बेटा। ये मैंने पानी का मीडियम लिया हुआ है। तो क्या होगा कि जब मैं यहां डिस्पर्स फेज का कोगुलेशन करना चाहूंगा बेटा, इस डिस्पर्स फेज का यहां पर कोगुलेशन अगर मैं करना चाहूंगा बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चारों तरफ का पानी भी हटाना पड़ेगा और एक ऐसा सोलवेंट मिलाना पड़ेगा जो पानी को हटा सके। और पानी को हटाने के लिए जनरली बेटा या तो एसीटोन काम में लेते हैं या अपन एल्कोहल काम में ले लेते हैं बेटा। या तो एसीटोन या एल्कोहल काम में ले लेते हैं, वो आसानी से बेटा पानी को हटा देगा और वो आसानी से डिहाइड्रेशन करेगा। किसका डिहाइड्रेशन? मतलब पानी को हटा रहा है बेटा। किसका डिहाइड्रेशन हो रहा है? वास्तव में डिस्पर्स फेज का डिहाइड्रेशन हो रहा है बेटा। अरे भैया, फेज के चारों तरफ पानी चिपके हुए थे और आपने फेज के चारों तरफ का पानी उड़ा दिया। फेज के चारों तरफ का पानी उड़ा दिया, दैट मींस आपने डिहाइड्रेशन किसका किया? फेज का किया बेटा आपने डिहाइड्रेशन। फेज के चारों तरफ पानी चिपका हुआ है तो हाइड्रेशन, फेज के चारों तरफ का पानी उड़ा दिया तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन बेटा। किसका? फेज का। तो क्या हुआ कि बेटा इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ कुछ अमाउंट किसी पर्टिकुलर सोलवेंट का भी मिलाना पड़ेगा और वो सोलवेंट ऐसा होना चाहिए जो मीडियम को वहां से हटा सके बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर मीडियम पानी हो तो उसके लिए या तो एल्कोहल काम में ले लेते हैं या एसीटोन काम में ले लेते हैं। ये बात हुई लायोफिलिक सोल के कोगुलेशन के लिए। फोबिक में डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट से काम चल सकता है बेटा, लेकिन फिलिक में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ बेटा आपको पर्टिकुलर एक सूटेबल सॉल्वेंट भी मिलाना पड़ेगा जो मीडियम को हटा सके। क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड बेटा। समझाता हूं, देखिए नाम देख लो एक बार बेटा, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आप ये पढ़ लेना बेटा। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड एक्चुअली बेटा
लायोफिलिक जो सोल होता है, कौन सा, लायोफिलिक, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बेटा। लायोफिलिक सोल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल की प्रोटेक्शन कर सकता है। ध्यान दे, प्रोटेक्शन करता कौन है, फिलिक वाला, किसकी, फोबिक की। कॉमन सेंस लगाओ आप खुद बेटा कि भाई एक फिलिक और एक फोबिक है, दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है कंपैरेटिवली, फिलिक वाला। तो जो खुद स्टेबल है वो ही तो किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अरे फोबिक की तो खुद की स्टेबिलिटी का पता नहीं, वो किसको क्या प्रोटेक्ट करेगा। अरे फोबिक जिसकी खुद की स्टेबिलिटी का पता नहीं, वो किसी दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता बेटा। प्रोटेक्ट कौन करता है, जो खुद स्टेबल हो, यानी प्रोटेक्ट करेगा कौन, फिलिक वाला, किसकी, फोबिक की बेटा। तो होता क्या है, वही तरीका है कि बेटा लायोफोबिक वाला जो है, पार्टिकल के चारों तरफ, फोबिक वाले के चारों तरफ लायोफिलिक वाली स्पीसीज के पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं, फिलिक वाले। और बेटा ये जो फिलिक वाले हैं इस फोबिक को बचाते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइट से बेटा। तो जो बेटा वास्तव में ये प्रॉपर्टी है किसकी, फिलिक इलेक्ट्रोलाइट की, टू प्रोटेक्ट फोबिक, फिलिक सॉरी लायोफोबिक सोल की प्रॉपर्टी है टू प्रोटेक्ट लायोफिलिक सोल की प्रॉपर्टी है टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सोल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन बेटा। फिर बता दीजिए कि प्रोटेक्शन करता कौन है, फिलिक वाला, किसकी, फोबिक की। बस इससे आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा आराम से कि प्रोटेक्शन करता कौन है, फिलिक, किसकी प्रोटेक्शन करता है, फोबिक की बेटा। ठीक है भैया। अगली बात, अब बेटा कौन सा सोल ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाएगा। भाई फिलिक वाले में भी बेटा स्टार्च, स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है बेटा, ये सब फिलिक वाले में आ जाते हैं बेटा। आते हैं कि नहीं आते। अब बेटा वास्तव में ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन कौन कर पाएगा और कम किसकी प्रोटेक्शन पावर कम है बेटा, ये सब डिफाइन होता है इसके अंदर। एक टर्म आती है गोल्ड नंबर से, माना कि वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आते हैं, ठीक है ना, उसको पूरा कंसिडर करना है, समझना आपको बेटा। एक टर्म आएगी इसमें गोल्ड नंबर, पहले समझिए बेटा अच्छे से। गोल्ड नंबर प्रैक्टिकली बात क्या होती है पहले वो समझो कि एक कंटेनर में बेटा गोल्ड सोल लिया गया होता है। गोल्ड सोल ले लिया एक कंटेनर में, कितना लेते हैं बेटा, एग्जैक्टली 10 ml। ये फिक्स है बेटा, 10 ml ही लेते हैं। 10 ml ले लिया गोल्ड सोल का एक कंटेनर में। और अगर इसमें, समझते रहे, अगर इसमें NaCl का 1 ml मिला दिया जाए, किस कंसंट्रेशन का, 10% NaCl बेटा, 10% NaCl का 1 ml मिला दिया जाए, 10% कंसंट्रेशन का 1 ml NaCl मिला दिया जाए तो ये बेटा इसका कोगुलेशन कर देता है। अरे भाई सीधी सी बात है, गोल्ड बेटा मेटल है, और मेटल सल्फाइड लायोफोबिक में थे कि फिलिक में थे, मेटल और मेटल सल्फाइड थे लायोफोबिक में बेटा। किसमें थे, लायोफोबिक के अंदर बेटा। अब बात ये कि फोबिक में वो थे और इसका कोगुलेशन करने के लिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट NaCl मिलाया, और ये प्रैक्टिकल एविडेंस है कि 10 ml गोल्ड का कोगुलेशन 1 ml NaCl कर सकता है, और उसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 10% का बेटा। ये कोगुलेशन कर देता है गोल्ड सोल का, ठीक है। अब क्या बेटा कि मैं इसका कोगुलेशन होने से रोकने के लिए, देखो ये फोबिक था बेटा, अरे गोल्ड कैसा था भाई, ये था फोबिक, कैसा था, ये फोबिक था। अब मैं इसका प्रोटेक्शन करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाऊंगा, फिलिक मिलाऊंगा बेटा।
में कौन सा सोल मिलाऊंगा बेटा? फिलिक वाला मिलाऊंगा इसके अंदर में, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या मिला रहे थे इसमें, फिलिक वाला अपन इसमें मिला रहे हैं बेटा। फिलिक वाला क्या करेगा बेटा? वो इस गोल्ड सोल का कोगुलेशन रोकेगा। मान लो जो मैंने फिलिक मिलाया, एक स्पीसीज है ए मेरे पास और एक स्पीसीज है बी। जो फिलिक में मिला रहा हूं ना बेटा, उसका अमाउंट देखा जाता है, ध्यान दे, मिलीग्राम में। जब कोगुलेशन वैल्यू होती है ना बेटा, कोगुलेशन वैल्यू में तो देखते हैं मिलीमोल में, और यहां बेटा किस में देखा जाता है? मिलीग्राम में देखा जाता है बेटा। मान लो कि मुझे बेटा 10 ml गोल्ड सोल का कोगुलेशन रोकने के लिए ए का 5 मिलीग्राम मिलाना पड़ा और बी ने 2 मिलीग्राम में ही काम चला दिया, तो बेटा ए का गोल्ड नंबर जो है वो कितना होगा? 5 होगा, और बी का गोल्ड नंबर होगा 2। तो क्या डेफिनेशन बनी गोल्ड नंबर की बेटा? देखिएगा अच्छे से, मिनिमम रिक्वायर्ड मिलीग्राम ऑफ protective colloid to prevent coagulation of 10 ml gold sol by 1 ml NaCl, किसका? 10% कंसंट्रेशन। क्या समझ आई क्या बेटा? कि बेटा प्रोटेक्टिव कोलोइड का रिक्वायर्ड मिलीग्राम, वो भी कितने ml गोल्ड का कोगुलेशन रोकना है? 10 ml गोल्ड का बेटा, ठीक है भैया। एक और बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा इधर, कि मैंने आखिर गोल्ड सोल ही क्यों लिया, उसका एक बहुत जनरल सा रीजन है बेटा। अपन ने पढ़ा था कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है, और अपन ने पढ़ा था कि जो फाइनेस्ट गोल्ड होता है वो रेड कलर का होता है, फिर ब्लू से होता हुआ गोल्डन कलर में आ जाता है बेटा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे गोल्ड का कोगुलेशन होगा, क्या उसका कलर आपको साफ साफ ऑब्जर्व होगा क्या बेटा? बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है बेटा, इसलिए मैंने गोल्ड सोल लिया। और क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, इसलिए बेटा 1 लीटर लेने के बजाय सिर्फ 10 ml लिया। बहुत महंगा होता है ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। अरे समझे क्या? तो 10 ml गोल्ड था, उसका कोगुलेशन कौन कर रहा था? NaCl बेटा। तो इसका कोगुलेशन रोकने के लिए आपने इसमें प्रोटेक्टिव कोलोइड मिलाया बेटा, और वो कौन होते हैं? फिलिक वाले होते हैं। किस मात्रा में आपको बेटा, किस अमाउंट में मेजर करना होता है? मिलीग्राम में मेजर करना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, मिलीग्राम में। तो जितना मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा वो ही उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा बेटा। अच्छा, एक चीज और मुझे बता सकते हो क्या आप बेटा, कि प्रोटेक्शन पावर और गोल्ड नंबर में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली या डायरेक्टली? एक बार सोचो एक बार बेटा, कि बी के लगे 2 और ए के लगे 5 प्रोटेक्शन करने में। बी ने 2 मिलीग्राम में प्रोटेक्शन कर दी, और ए ने बेटा 5 मिलीग्राम लगे उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो किसकी पावर ज्यादा है बेटा, ए की या बी की? ए की पावर ज्यादा है कि बी की? बी की पावर ज्यादा है बेटा। भाई उसने 2 मिलीग्राम में प्रोटेक्शन कर डाला, इसको 5 लगे, यानी बी की पावर ज्यादा थी और उसका गोल्ड नंबर कम था। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोटेक्शन पावर जो है वो गोल्ड नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है ना भाई? कोगुलेशन पावर भी कोगुलेशन वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, और प्रोटेक्शन पावर गोल्ड नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा। और फिलिक में से बेटा जो सबसे ज्यादा काम आने वाला और सबसे अच्छा जो प्रोटेक्टिव एजेंट है बेटा वो है जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर काफी कम होता है बेटा, बहुत कम होता है जिलेटिन का गोल्ड नंबर। तो मैक्सिमम जगहों पे बेटा, मैक्सिमम जगहों पे एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट किसको काम में लेते हैं? जिलेटिन को। क्यों? क्योंकि उसका गोल्ड नंबर कम है, दैट मीन्स उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है बेटा। अरे समझे क्या भाई? जिलेटिन का
जिलेटिन जो लायोफिलिक सोल है बेटा, एक जिलेटिन जो है ना बेटा, इसका गोल्ड नंबर काफी कम होता है बेटा, और गोल्ड नंबर कम है काफी, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, जनरली ये काम में आता है बेटा। ये तो इसकी बात थ्योरी की बेटा। अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, पहले एक मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, फिर लिख देंगे न्यूमेरिकल भी बेटा। यूनिटरी मेथड काम में लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास VML गोल्ड सोल था, 10 ml की जगह कितना था VML, और VML गोल्ड सोल का प्रोटेक्शन करने के लिए x मिलीग्राम की आवश्यकता थी। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ VML gold soul required x milligram of protective colloid। तो बेटा मुझे बताइएगा 1 ml के लिए कितना चाहिएगा, x मिलीग्राम बाई VML, और एग्जैक्टली बेटा 10 ml के लिए चेक किया जाना होता है, कितना चाहिएगा बोलो भाई, x मिलीग्राम बाई VML इंटू 10। ये बताएगा किसको भैया, ये बताता है बेटा गोल्ड नंबर को। ये फॉर्मूला बेटा क्या, x मिलीग्राम बाय VML इंटू 10, ध्यान दे 100 नहीं है, x मिलीग्राम बाय VML इंटू 10 है बेटा, 100 नहीं है, अरे लिखते वक्त ध्यान रखना, इंटू क्या है 10। अब बेटा x बाय v इंटू 10 तो एग्जाम में याद रह जाएगा, दिक्कत वो नहीं है, x बाय 10 सॉरी x बाय v इंटू 10 बहुत सिंपल सा है बेटा। लेकिन अब ये ध्यान और रखना है कि x मिलीग्राम किसका है बेटा, फिलिक का या प्रोटेक्टिव कोलोइड का बेटा, और VML किसका है, NaCl का कि गोल्ड का, ध्यान दें VML है गोल्ड का। ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको कि x बाय v इंटू 10 है गोल्ड नंबर बराबर, लेकिन x किसका है, फिलिक का, v किसका है, गोल्ड का, और x किस यूनिट में रखना है, मिलीग्राम में बेटा, किसमें, मिलीग्राम में। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा सारी की सारी। पोज करके इसे लिख लीजिए बेटा, साइड में पोज करके इसको लिख लीजिए, मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा फिर यहाँ पर बेटा, फटाफट से आप लोग इसे पोज करके जो भी मैंने लिखा है वो साइड में लिख लीजिएगा। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में लिख लीजिए दोनों, और वो वाला भी लिख लीजिए बेटा, पोज करके लिख लो, लिख लिया होगा पोज करके लिख लो बेटा। तो देखिए अब सवाल लिखता हूं मैं बेटा इसमें if 50 milligram of starch is required to protect to prevent coagulation of 100 ml gold salt from 10 ml NaCl. Then find out
गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। ये सवाल है बेटा, कैसे अप्रोच करोगे एग्जाम में कि भैया गोल्ड नंबर बराबर x बाई वी इंटू 10, इतना तो याद रखिएगा। फिर आगे सोचना है कि x है मिलीग्राम में, v है ml में। हाँ बेटा, x मिलीग्राम में है किसका, फिलिक वाले का, और फिलिक कौन है यहाँ पर, स्टार्च बेटा। तो कितना है 50। अच्छा ऑलरेडी मिलीग्राम में दिया हुआ है बेटा, अगर नहीं देता ग्राम में देता तो उसको मिलीग्राम में बदलते। VML बेटा किसका, NaCl का कि गोल्ड का, ध्यान दे गोल्ड का बेटा। कितना प्राप्त हुआ 5। दैट मीन्स स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना आ गया बेटा इस सवाल में 5 अपन को मिला। क्या तरीका आपको समझ आया बेटा। गोल्ड नंबर बराबर क्या भाई बोलो, x बाई वी इंटू 10, x मिलीग्राम VML। x मिलीग्राम किसका, प्रोटेक्टिव का या फिलिक का बेटा, और VML किसका, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है, VML किसका, गोल्ड का बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा, पोच करके लिख लीजिएगा इसको बेटा, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर बात चल रही थी प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स की बेटा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। सही बात है बेटा, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन लायोफिलिक सोल। This is due to the fact that lyophilic colloid are extensively solvated. Colloid particles are covered by a sheath of the liquid in which they are dispersed. Beta. Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. यानी प्रोटेक्शन कर कौन रहा है, लायोफिलिक किसकी, फोबिक की बेटा। और प्रोटेक्शन को मेजर करने का तरीका है गोल्ड नंबर, जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में इमल्शन बेटा। इमल्शन बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा इसके अंदर है इमल्शन। हाँ बेटा देखिए फिजिकल स्टेट पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन था बेटा वहां पर पढ़ चुके हैं इसको, कि अगर डिस्पर्स फेज में लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो तो बेटा वो इमल्शन की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन ध्यान दें जो दोनों लिक्विड काम आ रहे हैं, डिस्पर्स फेज और मीडियम में जो दोनों लिक्विड काम आ रहे हैं ना बेटा, वो दोनों लिक्विड जो है वो मिसिबल होने चाहिए या इमिसिबल या फिर बेटा पार्शियल। देखो समझा दो, मिसिबल नहीं चलेंगे। अरे दोनों अगर लिक्विड मिसिबल हो गए ना, मिलने वाले हो गए, तो होमोजीनस सिस्टम बना देंगे। और होमोजीनस बेटा ट्रू सॉल्यूशन का उदाहरण होता है, जैसे एल्कोहल और वाटर, वो होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है, वो ट्रू सॉल्यूशन है ना कि कोलोइडल। अगर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है जो दोनों लिक्विड हैं वो कैसे होने चाहिए, या तो इमिसिबल होने चाहिए या पार्शियल मिसिबल होने चाहिए, ज्यादा मिसिबल नहीं चलेगा। एक और बात बताओ कि फेज भी लिक्विड है मीडियम भी लिक्विड है, तो दोनों का सिस्टम अगर कोलोइडल सिस्टम बनाना है, इमल्शन बनाना है, तो होमोजीनस सिस्टम होगा कि हेट्रोजीनस, बोलो भाई। बेटा जल्दीबाजी में अपन ये बोल देते हैं, बोले लिक्विड लिक्विड है तो होमोजीनस, नहीं बेटा। अरे बोला ना आपको कि लिक्विड लिक्विड अगर है और होमोजीनस है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में चला गया। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए तो कैसा सिस्टम होना चाहिए, हेट्रोजीनस सिस्टम होना जरूरी है। कैसा सिस्टम होना जरूरी है बेटा, हेट्रोजीनस सिस्टम होना जरूरी है। तो क्या आएगा बेटा, दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम, वो भी कैसे मैं लिख दूंगा, हेट्रोजीनस बेटा। ध्यान देना कि कैसा सिस्टम होगा भाई, हेट्रोजीनस बेटा, होमोजीनस नहीं होगा। द dispersion of finely divided droplet into another liquid बेटा, ठीक है। If a mixture of two immiscible or partial miscible liquid is shaken, a cause of dispersion of one liquid in the other is obtained, which is called emulsion। और बार बार कह रहा हूं कि कैसा सिस्टम बेटा, हेट्रोजीनस होगा ना कि होमोजीनस। क्यों, होमोजीनस हुआ तो वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा, ना कि कोलोइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है इसके बाद में बेटा, दो कैटेगरी आती है इसकी बेटा, एक है ऑयल इन वाटर और एक है WO मतलब वाटर इन ऑयल। ध्यान दें ये ऐसे मर्जी से नहीं लिख दिया है बेटा, ये लिखने का एक तरीका है इनको। पहली बात तो ये बेटा कि ये जो स्लैश लगा, सॉरी ये जो लगा रखा है ना बेटा स्लैश, ये बता रहा है इंटरफेस को बेटा, क्योंकि सरफेशियल स्टडी करनी है अपन को बेटा इसके अंदर। तो ये जो स्लैश है ये इंटरफेस को बता रहा है, और ओ पहले लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पर बेटा डिस्पर्स फेज है OL, और बेटा
W बाद में लिखा हुआ है ना, तो ये बताता है डिस्पर्शन मीडियम को। दैट मीन्स बात ये कि अगर OW टाइप का सिस्टम है, OW टाइप का, तो OW टाइप के में बेटा बाद वाला जो होता है ना बेटा वो मीडियम होता है। बस ऐसे ध्यान रख लो, बाद वाला क्या होता है, मीडियम। तो OW टाइप में मीडियम कौन है, वोटर है बेटा। और WO में मीडियम कौन है बेटा, यहाँ मीडियम है ऑयल। दोनों तरह का बन सकता है। अरे आपने बेटा तेल की कुछ ड्रॉप्स ली, तेल लिया थोड़ा सा और वो पानी में मिला दिया, अच्छे से शेक कर दिया, तो पानी के अंदर तेल की ड्रॉप घूमती फिरेंगी ना बेटा, तो वो क्या है बेटा, ऑयल इन वाटर है। और ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारा तेल था, उसमें पानी थोड़ा सा डाला, अच्छे से शेक किया, तो वो क्या बनेगा, वाटर इन ऑयल बन जाएगा बेटा। तो दोनों तरह का होता है भैया, ऑयल इन वाटर भी होता है, WO वाटर इन ऑयल भी होता है बेटा। लेकिन ध्यान दे, मैं फिर कह रहा हूं, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, उसने ये लिख दिया कि OW टाइप का इमल्शन है और पूछ लिया कि इसमें डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, कौन सा है मीडियम, ऑयल की वाटर, तो जो बाद में है वो मीडियम है, जो बाद में है वो मीडियम है बेटा। याद रखोगे ना बेटा। अब ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल जो है ना बेटा, वो है एक तो मिल्क और एक वैनिशिंग क्रीम। जबकि बेटा ये तो किसका उदाहरण है, ऑयल इन वाटर का। जबकि बेटा वाटर इन ऑयल का उदाहरण है बटर और क्रीम। ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ऑयल इन वाटर के उदाहरण क्या क्या है बेटा, बोलो, मिल्क और वैनिशिंग क्रीम। और वाटर इन ऑयल के उदाहरण क्या क्या है बेटा, बोलो, बटर और नॉर्मल क्रीम बेटा। समझाता हूं, देखिए बेटा, इधर समझाता हूं थोड़ा सा कि ऑयल इन वाटर उदाहरण मैंने क्या बोला, मिल्क। इसका एक डेली लाइफ का उदाहरण बताता हूं आपको, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। मिल्क जो होता है ना बेटा, वो है ऑयल इन वाटर। कैसे याद रखो, आगे अपन इसमें एक चीज पढ़ेंगे बेटा कि जो इमल्शन होता है ना, उसमें मीडियम आप चाहे जितने अमाउंट में मिला सकते हो, इमल्शन खराब नहीं होता। कौन क्या मिला सकते हो, मीडियम। अब मुझे बताओ दूध में क्या मिलाया जाता है बेटा, ऑयल मिलाते हो दूध के अंदर या पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं ना बेटा। यानी एक्चुअली बेटा दूध जो है वो ऐसा उदाहरण है जिसमें मीडियम पानी है, यानी ऑयल इन वाटर है बेटा। ठीक है। दूसरी बात करें बेटा अपन बटर की, मक्खन भी जिसे बोल देते हैं बेटा, बटर। कुछ लोगों के घर में बेटा हो सकता है मक्खन बनाया जाता हो बेटा, मक्खन निकालते हैं बेटा कुछ लोग, फार्मर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके घर में तो बनता ही है बेटा। तो अगर कभी आपने देखा हो बेटा, नहीं देखा तो इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा, फिर सोचो थोड़ा सा बस। बटर जो होता है ना बेटा, बिल्कुल फ्रेश बटर जो बनाया जा रहा होता है, ध्यान दें कि बटर जो होता है बेटा, अगर मैं कहीं से निकाल के बेटा, कहीं से निकाल के बटर को एक जगह रख देता हूं ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा लिक्विड बाहर निकलता रहता है। शायद सुना हो आपने कभी, तो छाछ बोल देते हैं बेटा उसको अपन देसी भाषा में, कुछ लोग मट्ठा बोल देते हैं उसको बेटा। तो एक्चुअली उसमें लिक्विड छुपा हुआ था, किसमें, ऑयल में बेटा। और एक और चीज बताऊं आपको कि कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा जो ऑयली फूड नहीं खाते, बोले मैं बटर नहीं खा रही, बोले क्यों, बोले मोटी हो जाऊंगी, ऑयली फूड है बेटा। यानी वास्तव में वो क्या है, फैट है, और फैट में थोड़ा सा क्या छुपा होता है, पानी छुपा हुआ होता है बेटा, बटर के केस में। ठीक है ना बेटा। तो वास्तव में बटर क्या है बेटा, वाटर इन ऑयल है, जबकि मिल्क क्या है, ऑयल इन वाटर। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। समझो और समझ के रट डालो, समझो और समझ के रट डालो भाई, दोनों बातें बेटा। ठीक है। मिल्क के साथ वेनिशिंग क्रीम है बेटा, और बटर के साथ क्रीम है। ये बटर और क्रीम किसके उदाहरण है, वाटर इन ऑयल के बेटा। और मिल्क और वेनिशिंग क्रीम किसके उदाहरण बेटा, ऑयल इन वाटर के। अगली बात, फिर प्रैक्टिकल बात पे मैं जाता हूं थोड़ा सा, कि मान लीजिए आपने बेटा ऑयल लिया, या छोड़ो, आपने कभी बेटा कोई ऐसी सब्जी देखी है जिसमें बहुत ज्यादा तेल आ गया हो, बहुत सारी होती है बेटा, कोई लिक्विड सब्जी है उसमें बहुत सारा तेल है बेटा। तो आपने कभी गौर किया हो तो उसमें क्या होता है कि अगर उस सब्जी को अपन घुमा देना, तो सारा जो तेल है, ऑयल जो है, वो एक सेंटर में आ जाता है, सब देखना कभी भी बेटा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, घर में एक गिलास पानी लो, थोड़ा सा उसमें तेल डालो, अच्छे से शेक करो, तो तेल की ड्रॉप्स बेटा इधर उधर घूमती रहेंगी। लेकिन अगर उसे गोल गोल घुमा दो ना, तो सारा तेल एक जगह बीच में कलेक्ट हो जाता है, सेंटर में बेटा। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करके आप तेल को अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। फैट को अलग कर सकते हो, तेल या फैट एक ही बात है। ठीक है। दूसरी बात क्या, कि मैंने बोला कि थोड़ा सा भी घुमाया तो वो तेल सेंट्रलाइज होके आ गया। दैट मीन्स ये कि ऑयल और वाटर का कंपोजिशन जो है ना बेटा, चाहे वो ऑयल इन वाटर हो चाहे वाटर इन ऑयल हो, वो कंपोजिशन जो इमल्शन बना,
वो बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, उनकी टेंडेंसी होती है सेपरेट होने की। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, एक हाइड्रोफिलिक हिस्सा है और एक हाइड्रोफोबिक हिस्सा है बेटा। तेल मतलब हाइड्रोफोबिक बेटा, वाटर हाइड्रोफिलिक। एक तरह से मैं कहूंगा कि कोई स्पीशीज हाइड्रोफिलिक मतलब वो पानी के पास जाता है, पानी पोलर है और तेल नॉन पोलर है, ऐसे समझो। तो दोनों अलग रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती साथ रखा गया है बेटा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेटा उनमें कहीं ना कहीं इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाना होता है बेटा। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? वो एजेंट है जो इमल्शन को स्टेबलाइज करेगा। और वो क्या करता है बेटा कि जैसे ये ऑयल के ड्रॉप है बेटा और ये चारों तरफ क्या है? पानी है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है बेटा? ऑयल और वाटर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है। किस किस के बीच में? ऑयल और वाटर के बीच में। और इंटरफेस बना के दोनों को एक साथ पकड़ के रखता है, ऑयल को भी और वाटर को भी। तो क्या आप मुझे बताओगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट में पोलर हिस्सा होना चाहिए या नॉन पोलर या दोनों होने चाहिए? सोचो एक बार। ध्यान दें बेटा, ऑयल इन वाटर का जो केस है या मैं कहूं वाटर इन ऑयल का केस है, अगर इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, तो इमल्सिफाइंग एजेंट में पोलर और नॉन पोलर दोनों हिस्से होने चाहिए बेटा। पोलर और नॉन पोलर दोनों हिस्से होने चाहिए। पोलर हिस्सा पानी को पकड़ के रखेगा और नॉन पोलर हिस्सा ऑयल को पकड़ के रखेगा। समझे क्या बेटा? तो इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे स्टेबलाइज करता है? बाय मेकिंग ए इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर। एंड इमल्सिफाइंग एजेंट शुड कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट। आई बात समझ में बेटा? तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा कि इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ना बेटा इसको। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है कि इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन एक्सटेंडिंग। For stabilization of an emulsion, a third component called emulsifying agent is usually added. The emulsifying agent form an interface film. क्या बना रहा है भैया? इंटरफेस फिल्म बना रहा है बेटा। इंटरफेस बना रहा है किस किस के बीच में? सस्पेंडेड पार्टिकल और मीडियम के बीच में। जो भी पार्टिकल अंदर छुपा हुआ है और मीडियम के बीच में। और सीधी सी बात है, ऑयल और वाटर का कंपोजिशन है, तो एक वाटर है पोलर और ऑयल है नॉन पोलर बेटा। इसमें दोनों हिस्से होने चाहिए ताकि ये दोनों को स्टेबलाइज बांध के रख सके। कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय मेकिंग इंटरफेस बेटा। अरे बात समझ आई क्या बेटा? अब बेटा बात यह है कि ऑयल इन वाटर के लिए अलग इमल्सिफाइंग एजेंट है और वाटर इन ऑयल के लिए अलग इमल्सिफाइंग एजेंट है बेटा। और वो याद भी रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिएगा कि ऑयल इन वाटर दैट मींस मिल्क या बटर। सोचो एक बार, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर क्या है भैया? बोलो बोलो बोलो। ऑयल इन वाटर क्या है? मिल्क है बेटा। यानी मिल्क के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट क्या क्या काम आ सकता है? प्रोटीन, गम या फिर सोप बेटा। भाई दोनों बोल दिए ना, नेचुरल और सिंथेटिक, दैट मींस सोप बोल दिए ना बेटा, साबुन। आपने देखा हो तो बेटा कुछ लोग दूध में बेटा प्रोटीन मिला के पीते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट है बेटा प्रोटीन, गम, सोप बेटा। ये ऑयल इन वाटर के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑयल इन वाटर के लिए दैट मींस दूध के लिए। और बेटा बटर के लिए या WO के लिए बेटा क्या है कि फैटी एसिड के सॉल्ट, लेकिन हैवी मेटल वाले, हैवी मेटल वाले बेटा, लाइट मेटल वाले नहीं बेटा, हैवी मेटल वाले। लॉन्ग चेन वाले अल्कोहल और लैम्प ब्लैक काजल जो होता है ना आंखों में लगाने वाला लैम्प ब्लैक काजल, ये किसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट है बेटा? WO के लिए, मतलब वाटर इन ऑयल के लिए ये इमल्सिफाइंग एजेंट है बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा आप लोगों को? भाई अगला पॉइंट क्या, इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। सही बात पहले ही बोला था आपको कि भाई दूध है उसमें पानी बहुत सारा मिला सकते हो, दैट मींस मीडियम आप मिला सकते हो, फेज नहीं मिला सकते बेटा। देखो क्या बोला, ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर। अगर आपने डिस्पर्स फेज मिला दिया तो बेटा ये सेपरेट लेयर बना लेगा। यानी दूध में आप क्या मिला सकते हो? पानी की फैट। दूध में आप पानी मिला सकते हो बेटा, फैट नहीं मिला सकते। अगला पॉइंट बेटा, The droplet in emulsion are often negatively charged। भाई सीधी सी बात है कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, भाई इमल्शन भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो पार्टिकल्स पे चार्ज तो होगा ही सही। और इसने क्या बोला कि जनरली कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है भाई।
और नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर इनका कोगुलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर आपने दूध में सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए तो वास्तव में उसका कोगुलेशन हो जाता है बेटा। होता है कि नहीं होता बेटा? दूध में बेटा बहुत सारे लोग दूध को कोगुलेट कर सकते हैं बेटा, करते ही हैं बेटा। अलग अलग चीजें बनाने के लिए पनीर वगैरह ये सब बनाते हैं बेटा, तो कोगुलेशन कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट अगर मिलाओगे तो। नेगेटिव चार्ज सोलते हैं। दे आल्सो शोज ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। होगा इसी कोलोइडल सॉल्यूशन हो तो बेटा। अगला पॉइंट क्या कि अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाए तो भी फैट ऑयल से बाहर आ जाएगा। साथ में अगर इसे गर्म कर दिया जाए या ठंडा करें तो भी दोनों अलग हो जाएंगे। रटो मत, समझाता हूं। देखो एक जनरल उदाहरण देखो बेटा, बहुत से लोग डेयरी में दूध बेचते हैं बेटा, और डेयरी में जो दूध बेचते हैं ना बेटा, उसकी रेट मिल्क के अंदर प्रेजेंट फैट के हिसाब से मिलती है। होता क्या है कि जो भी लोग बेटा डेयरी में दूध बेचने जाते हैं ना, वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रखते हैं गोल गोल घुमाने वाली। बहुत तेजी से जब वो मशीन घूमती है ना, तो मिल्क में क्या होता है बेटा, फैट इन ऑयल, सॉरी फैट इन वाटर होता है या ऑयल इन वाटर होता है। तो पानी में क्या छुपा हुआ है, ऑयल या फैट छुपा हुआ है। जैसे तेजी से घुमाओगे बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से सारा फैट बाहर आ जाएगा, और फैट ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। होता है कि नहीं होता? फैट ज्यादा तो रेट भी ज्यादा बेटा। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इन दोनों लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है। दूसरा, इनको टेम्परेचर कम कर दो, ठंडा कर दो बेटा, तो मुझे बताओ ऑयल और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। गर्म कर दो तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा बेटा। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आप गर्म कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, और सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हो बेटा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में अपने बेटा चारों तरफ डेली लाइफ में अपन जो बेटा कुछ कोलोइडल सिस्टम के उदाहरण देखते हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं बेटा। पहला क्या है बेटा, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर जो है उसमें मीडियम हवा है, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल घूमते फिर रहे हैं बेटा, यानी डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड। किसका उदाहरण हुआ, एरोसोल का। और एरोसोल अगर है तो बेटा कोलोइडल पार्टिकल जो है वो लाइट की स्कैटरिंग करेगा इसी बेटा। तो जो ब्लू कलर दिखता है ना, वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से दिखता है बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक बार बेटा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो डस्ट पार्टिकल्स है बेटा, डस्ट पार्टिकल अलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर। अब वाटर सस्पेंडेड क्यों होगा वो भी समझाता हूं कि भैया डस्ट पार्टिकल है। अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर रेंज कम है, अगर टेम्परेचर रेंज कम है तो बेटा एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के लिए उसको कुछ तो सरफेस चाहिए ना, तो वो डस्ट पार्टिकल की सरफेस पर कंडेंस हो गया। तो क्या लिखा हो बेटा कि dust particle along with water suspended in air scattered blue light which reaches over eyes and the sky looks blue to me। तो कुल मिलाकर बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन करता है, डस्ट पार्टिकल बेटा, और वो एक एरोसोल है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। दूसरा क्या उदाहरण है बेटा, फॉग, मिस्ट और रेन। समझाता हूं, देखिए बेटा वही चीज है कि डस्ट पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा वो। अब होगा क्या कि अगर टेम्परेचर रेंज कम हुई, भाई फॉग मिस्ट जो होती है बेटा ये सर्दी के मौसम में होते हैं बेटा, विंटर सीजन में होते हैं। तो होता क्या है कि विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कम होगा, फिर वही बात, तो डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ बेटा जो एनवायरमेंट में मॉइस्चर था उसमें से जो पानी था वो कंडेंस होकर के उस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ लगेगा और ड्रॉप की फॉर्म में जमा होना शुरू कर देगा। और जिस टेम्परेचर से नीचे या जिस टेम्परेचर आने के बाद में, मैं बात कर रहा हूँ कम होते हुए टेम्परेचर की, बढ़ते हुए की नहीं बात कर रहा, कम करते हुए, कि बेटा मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप बनना शुरू हो गई, अपन को दिखने लग गई बेटा ड्रॉप, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। यानी जिस पॉइंट से नीचे ड्रॉप बनेगी ना बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ओस, ड्यू, ओस बेटा पढ़ते हो ना बेटा, ड्यू, ओस बेटा, ड्यू पॉइंट बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब अगली बात क्या कि जैसे ही बेटा ड्रॉप बनी, वो कोलोइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है, दैट मींस उन पर क्या होगा, चार्ज होगा, और एक कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज एक जैसा होता है। यानी पास पास में जो ड्रॉप बनेंगी ना बेटा उन सब पे बेटा चार्ज सेम होगा, चाहे तो उन सब पे नेगेटिव हो चाहे उन सब पे पॉजिटिव हो। मान लो नेगेटिव चार्ज है तो ड्रॉप 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 ड्रॉप, उन सब पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो एक जगह कलेक्ट होंगे कि तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे बेटा।
और तैरते रहेंगे तो वो क्या बना देंगे, फोग बना देंगे, मिस्ट बना देंगे, जिसमें से अपन अगर गुजर के जाते हैं तो अपने बालों पर छोटी छोटी पानी की ड्रॉप लग जाती है। क्या स्थिति क्लियर हुई क्या बेटा आप लोगों को? जवाब तो दो भाई। देखिए क्या बोला है, व्हेन ए लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट से भी कम टेम्परेचर आ गया, the moisture from the air condense on the surface of these particles form fine droplets. These droplets being colloidal in nature continue to float in air in the form of fog or mist बेटा। और क्यों? क्योंकि इन ड्रॉप के ऊपर चार्ज होगा वो भी एक जैसा। अरे समझे क्या भैया? दूसरी बात आती है क्लाउड की। क्लाउड क्या बेटा? बादल। क्लाउड बेटा क्या है भैया? भाई मीडियम उसमें भी हवा है और उसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, पानी की ड्रॉप्स छुपी हुई है बेटा। अब बादल के केस में क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे बादल बेटा एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता है टेम्परेचर कम होता है। अब अगर टेम्परेचर कम होगा तो आप मुझे बताइएगा कि जो उसके अंदर पानी है, आसपास मॉइस्चर में जो पानी है बेटा, क्या उसका कंडेंसेशन बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? कंडेंसेशन बढ़ेगा। और अगर कंडेंसेशन बढ़ेगा तो कंडेंसेशन बढ़ने के केस में पानी की जो ड्रॉप बन रही है ना बेटा डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ, क्या वो बड़ी होती चली जाएंगी? बिल्कुल होगी। क्या उनका मास भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा तो ड्रॉप में मास भी तो बढ़ेगा बेटा। और मास अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। तो एक क्लाउड या बादल जिसमें पानी छुपा हुआ है, वो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा बेटा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने के कारण पानी का कंडेंसेशन बढ़ेगा, ड्रॉप बड़ी होती चली जाएगी, उसका मास बढ़ता चला जाएगा, और जब मास इतना ज्यादा हो जाए कि बादल संभाल ना सके तो वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है। दूसरा तरीका और है कि बादल या क्लाउड जो है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा। और हो सकता है कि एक बादल ऐसा हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक ऐसा हो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल आपस में टकरा गए तो उनका म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा, तब भी बारिश हो जाएगी बेटा। क्योंकि म्यूचुअल कोगुलेशन होगा तो ड्रॉप्स का चार्ज गायब होगा, सारी ड्रॉप चिपक जाएंगी और वो भारी होने के कारण बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाएंगी। और साथ में अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बादल के कोगुलेशन से बेटा बारिश हो रही है तो वहां पर बिजली भी चमकेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा प्लस और माइनस का बेटा। अरे समझे क्या? एक और बात कि बेटा आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकते हैं बेटा। कैसे? भाई बादल है, चार्ज सोल है, हो सकता है किसी बादल पर नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर पॉजिटिव सैंड फेंक दो। भाई एरोप्लेन से जाकर के पॉजिटिव सैंड फेंक दो, उस पर कोगुलेशन होकर के बेटा बारिश हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ बेटा इसके अंदर। क्लाउड आर एरोसोल हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर. The account of condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplet of water grow bigger and bigger in size. जैसे जैसे ऊपर जाएगा till they come down in the form of rain बेटा। Sometimes the rainfall occurs when two oppositely charged cloud meet बेटा। अगर दो oppositely charged cloud आ गए तो अभी mutual coagulation से बारिश हो जाएगी। It is also possible to it is also possible to cause artificial rain by throwing electrified sand or spray a soil carrying charge opposite to the one on the cloud बेटा। कि जो क्लाउड का चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज की सैंड फेंक दीजिए बेटा, तो अपने आप कोगुलेशन होकर के बारिश हो सकती है। क्लियर है बेटा? नॉर्मल बारिश, बादल ऊपर जा रहा है, वजन ज्यादा हो गया। दूसरी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव टकराने से बिजली चमकने के साथ, और तीसरी आर्टिफिशियल बेटा। क्लियर है भैया? नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में फूड आर्टिकल्स बेटा। मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सब बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है बेटा? ब्लड। अब एक चीज ध्यान रखें बेटा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो होता है पॉजिटिव सोल। कैसा? पॉजिटिव सोल। लेकिन ब्लड सिर्फ हीमोग्लोबिन से मिलकर नहीं बना होता, उसमें और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं बेटा। तो ओवरऑल सारे कंटेंट मिला करके जो ब्लड बनता है ना बेटा, ओवरऑल ब्लड नेगेटिव सोल होता है। फिर सुन ले कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पूछे तो पॉजिटिव सोल और ओवरऑल ब्लड पूछे तो नेगेटिव सोल। और ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है तो उसका भी कोगुलेशन होगा। और आप लोग पढ़ते भी हो बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बेटा? कोगुलेशन ऑफ ब्लड बेटा पढ़ा जाता है बाकायदा इसको। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो भी आते हैं आपके बेटा सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बेटा? कोगुलेशन ऑफ ब्लड।
ब्लड कैसा सोल है, नेगेटिव। ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसा सोल था, पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ हीमोग्लोबिन ही तो नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है बेटा। तो ओवरऑल ब्लड नेगेटिव सोल है, यानी नेगेटिव ब्लड सोल का कोगुलेशन कैटायन से होगा कि एनायन से, कैटायन से होगा बेटा। या तो काम में ले लिया जाता है बेटा, एलम काम में ले लेते हैं, फिट करी बेटा एलम भैया, या फिर अपन क्या काम में ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड बेटा। देखो गांव में तो आज भी ये होता है कि कोई शेविंग कर रहा है, और शेविंग करते करते अगर कहीं से कट लग जाता है ना बेटा, तो जो भी बार्बर होता है, नाई जो होता है ना बेटा, बार्बर, वो इतनी बड़ी एलम रखता है, पत्थर सा रखता है बेटा एक एलम, वो ही लगाता है उसके चेहरे पर। फिर वो क्या करेगा कि जहां से कट लगा वहां पर जो ब्लड आ रहा है उसका कोगुलेशन कर देगा बेटा, ब्लड का फ्लो रोक देगा। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो क्या बोला है, इट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनेट सब्सटेंस, दिस स्टिप्टिक एक्शन, स्टिप्टिक मतलब जो ब्लड का कोगुलेशन कर दे या ब्लड के फ्लो को रोक दे। स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट व्हिच स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग बेटा। क्लियर है क्या बेटा? अरे ब्लड का कुल मिलाकर कैसे रोका गया फ्लो बेटा, उसका कोगुलेशन करके। ठीक है, स्टिप्टिक एक्शन एलम और फेरिक क्लोराइड कैसे एग्जिबिट कर रहे हैं, बाय कोगुलेशन ऑफ ब्लड बेटा। ठीक है, और इनमें से कौन करेगा वास्तव में कोगुलेशन, कैटायन करेगा। फेरिक क्लोराइड में से कोगुलेशन कौन करेगा, फेरिक आयन करेगा बेटा। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा सोल है, पॉजिटिव सोल। ओवरऑल ब्लड कैसा सोल है, नेगेटिव सोल। नेक्स्ट है सोइल बेटा। आपने नाम सुना होगा बेटा कि ह्यूमस, नाम सुना होगा बेटा, सोइल के बारे में सुना होगा। और एक आपने सोइल का जो टाइप है ह्यूमस सोइल पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा अच्छी फर्टिलाइजर नेचर की होती है। वो भी कैसा उदाहरण है, कोलोइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। जो ह्यूमस सोइल होती है ना बेटा, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिवर बेटा। देखिए क्या बोल रहा है कि रिवर वाटर इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। अब मुझे बताओ क्ले नेगेटिव सोल था कि पॉजिटिव सोल? याद करो भैया, क्ले, स्टार्च, चारकोल, ये सब नेगेटिव सोल थे। अब जैसे ही रिवर का वाटर, नदी का पानी बेटा, रिवर वाटर किसी भी सी वाटर में जाके मिलेगा, तो जहां इनका कांटेक्ट होगा, भाई क्ले नेगेटिव सोल है, और जैसे ही सी वाटर में जाएगा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl तो बेटा बहुत सारा होता है उसके अंदर। तो जैसे ही नेगेटिव सोल इस सी वाटर से मिलेगा, NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट था इसका कोगुलेशन शुरू कर देगा। यही नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। और जैसे ही क्ले का कोगुलेशन शुरू होगा बेटा, क्ले का कोगुलेशन होगा, तो कोगुलेशन में अपन ने पढ़ा है कि सारे पार्टिकल्स आपस में चिपक के बॉटम में चले जाते हैं, पैने में चले जाते हैं। तो जो भी क्ले के पार्टिकल्स थे ना बेटा, वो सबके सब बॉटम में यहाँ पर बेटा अरेंज होते चले जाएंगे, यहाँ पर कलेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे कांटेक्ट में आएगा और इनका कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा, और फाइनली एक डेल्टा बन जाएगा बेटा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिवर वाटर इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, जो कि नेगेटिव सोल है बेटा। सी वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। क्ले का जो कोलोइडल सॉल्यूशन था उसका क्या कर दिया जाएगा, कोगुलेशन कर दिया जाएगा बेटा, और उनका डिपोजिशन होता चला जाएगा एक जगह पे बेटा, और फाइनली डिपोजिशन से क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा? डेल्टा क्यों बना, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ क्ले पार्टिकल ऑफ रिवर व्हेन दे मीट विद रिवर वाटर, सॉरी व्हेन दे मीट विद सी वाटर। क्लियर है भैया? चलूं आगे बेटा। ये थे कुछ डेली लाइफ के कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में क्या, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स बेटा। पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटाइजेशन ऑफ स्मोक। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटाइजेशन ऑफ स्मोक जो दिया हुआ है ना बेटा, इसके नाम को लेकर के आपको डरना नहीं है बेटा। नाम इसका थोड़ा ऐसा दिया हुआ है कि इसको देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही है, कुछ भी खास नहीं है। आपने एक नाम सुना हो तो बेटा चिमनी, नाम सुना है कभी चिमनी बेटा? नहीं सुना तो बेटा देखो, कभी देखा हो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है ना बेटा, उसमें से स्मोक, धुआं निकलने के लिए एक अलग से ऊपर कुछ बनाया होता है जिसे अपन चिमनी बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये कि क्या प्रैक्टिकली काम में लिया गया, समझाता हूं कि मान लीजिए बेटा ये है, और यहां से बेटा स्मोक को बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया हुआ है, और यहां से स्मोक इसके अंदर एंटर कर रहा है। ये चिमनी है बेटा। अब इसमें से स्मोक जा रहा है अंदर और स्मोक बाहर निकल रहा है। स्मोक क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, एरोसोल है क्या बेटा? स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या होता है, मीडियम हवा, और डिस्पर्स फेज होता है सॉलिड बेटा। होता है कि नहीं होता?
अब क्या किया साइंटिस्टों ने, उन्होंने सोचा कि कोलोइडल सॉल्यूशन तो है, एरोसोल एक, तो जब कोलोइडल सॉल्यूशन है तो इसमें पार्टिकल्स पे चार्ज भी होगा, बिल्कुल होगा बेटा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पर चार्ज होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर बेटा एनोड और कैथोड लगा दिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जब उन्होंने इसके अंदर एनोड और कैथोड लगा दिए तो नेगेटिव चार्ज वाले जो स्मोक है वो पॉजिटिव पे चार्ज के डिपॉजिट हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे बेटा, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे जाके डिस्चार्ज होकर डिपॉजिट हो जाएंगे। और क्या अब जो बाहर बेटा जो भी बाहर आएगा, क्या उसमें चार्ज पार्टिकल की इंप्योरिटी होगी? क्या नहीं होगी। चार्ज पार्टिकल वाली इंप्योरिटी तो उसके अंदर अब नहीं होगी, यानी लेस इंप्योर गैस इसमें से बाहर निकलेगी बेटा। कैसी? लेस इंप्योर। डायग्राम थोड़ा ऐसा बना दिया, इसको देखकर डरना नहीं है बेटा। अगर ऐसे लगे कि पता नहीं क्या, तो ये सोच लो बस, इतना सा आसान है। स्मोक आउटलेट, स्मोक इनलेट बेटा, और एनोड कैथोड लगा दिए तो पार्टिकल्स का इसके एनोड कैथोड पर डिपोजिशन हो जाएगा, डिस्चार्ज होंगे और फाइनली डिपोजिट हो जाएंगे बेटा। डिस्चार्ज होंगे तो कोगुलेट होंगे, कोगुलेट होंगे तो वजन बढ़ जाएगा टोटल इनका, और वो पैंदे में चले जाएंगे, बॉटम में आ जाएंगे। आई बात समझ में बेटा? तो यहाँ भी एप्लीकेशन किस चीज की है? कोगुलेशन की एप्लीकेशन बेटा, कोगुलेशन कर दिया गया है। ठीक है, नाम क्या दे दिया गया इसको? कोट्रेल प्रेसिपिटाइजर। ये जो बना रखा है ना बेटा, क्या नाम है इसका? कोट्रेल प्रेसिपिटाइजर, क्योंकि प्रेसिपिटाइजेशन कर रहा है बेटा, कोगुलेशन कर रहा है। ठीक है भैया। दूसरा है बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बेटा। देखिएगा भाई, सीधी सी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर में बेटा हो सकता है कि बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो बेटा, और इंप्योरिटीज को हटाने के लिए एक्चुअली बेटा उसमें क्या मिला देते हैं? एलम मिला देते हैं बेटा। क्या मिला देते हैं? बोलो भैया, एलम। एलम में बेटा पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं, और पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर वाटर में बेटा नेगेटिव कोलोइडल इंप्योरिटीज होंगी तो कैटायन उनका कोगुलेशन कर देगा, और पॉजिटिव कोलोइडल इंप्योरिटीज होंगी तो एनायन उनका कोगुलेशन कर लेगा, फाइनली प्योरिफिकेशन हो जाएगा। क्या मिला देते हैं बेटा? एलम मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिसिन। अब एक चीज ध्यान रखना, मेडिसिन जो होती है ना बेटा, इनकी मोस्ट इफेक्टिवनेस जो होती है वो हमेशा इनकी कोलोइडल नेचर में होती है बेटा। ध्यान रखें, मेडिसिन जो है ना बेटा अपनी कोलोइडल नेचर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके दो कारण है बेटा, एक तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब ये अपनी कोलोइडल फॉर्म में आते हैं, और साथ ही साथ बेटा, साथ ही साथ एक और बड़ा पॉइंट है, साथ ही साथ ये एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन से मतलब ये बेटा कि ये अपनी बेटा शेप और साइज जो है ना बेटा वो बदलते रहते हैं। एसिमिलेशन करते हैं, दैट मीन्स अपनी शेप और साइज बदलते रहते हैं। एक चीज समझाता हूं आपको, आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई भी एक ही मेडिसिन लगातार किसी कैंडिडेट को दी जाती है तो फाइनली जो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया है बेटा उसके खिलाफ रेसिस्टेंट हो जाते हैं, वो पहचानने लग जाते हैं, हाँ ये वही मेडिसिन है, ये अपने लिए सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं। और शेप और साइज भी अगर सेम रखी हमेशा मेडिसिन की तो कहीं ना कहीं पहचानना आसान हो जाएगा। लेकिन कोलोइडल फॉर्म में जो मेडिसिन होती है ना बेटा वो एसिमिलेशन करती है। एसिमिलेशन करने से मतलब ये कि अपनी वो शेप और साइज बदलती रहती है बेटा, शेप और साइज। अब बेटा सीधी सी बात है, शेप और साइज बदलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के द्वारा उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो मेडिसिन ज्यादा समय तक इफेक्टिव रह पाएगी बेटा, क्योंकि अपनी शेप और साइज वो लगातार चेंज कर रही है। दो कारण है कि इसकी ज्यादा बेटर नेचर होने के कोलोइडल फेज में बेटा, कि मेडिसिन कोलोइडल फेज में ज्यादा बेटर क्यों होती है? एक तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और एक वो एसिमिलेशन एग्जिबिट करते हैं बेटा। अब कुछ उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट। एक है बेटा आरजी रोल, जो मार्केट में बेटा आई लोशन होता है एक, ये बेटा आरजी रोल जो मार्केट में मिलता है, आरजी रोल वो किसका सोल है बेटा? ये सिल्वर का सोल है। किसका? सिल्वर का। नाम नहीं है ना आरजी रोल, सिल्वर का सोल है बेटा, आई लोशन के लिए काम आता है। एक है कोलोइडल एंटीमनी बेटा। कोलोइडल एंटीमनी बेटा कालाजार के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये एक तरह का फीवर होता है बेटा, एक तरह का फीवर के जैसा होता है कालाजार बेटा। ठीक है, कोलोइडल गोल्ड जो होता है बेटा वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने में काम आता है। इंटरमस्कुलर नहीं बेटा, दो मसल के बीच में नहीं, मसल के अंदर इंजेक्शन लगाने में काम आता है बेटा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेटा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किसका? गोल्ड का बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है भाई? ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको स्टोमक डिसऑर्डर में काम आता है। अरे भैया एंटा एसिड होता है भाई,
एंटी एसिड, एसिडिटी खत्म करने में काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा। बहुत खासकर मैं बोलता हूँ छोटे बच्चों को जब बेटा एसिडिटी हो जाती है ना, उनके दांत वगैरह जब आते रहते हैं तो ये काम में लेते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा, काम में आता है, नाम ही आ रहा है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा। और ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, इमल्शन या सस्पेंडेड कंडीशन में होता है बेटा। क्लियर है भैया? ये बात थी मेडिसिन वाली बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा मेडिसिनल यूज के बाद में क्या है भैया, टैनिंग बेटा। देखिएगा जरा कि एनिमल हाइड जो होती है बेटा, अरे जानवरों की खाल, एनिमल हाइड, जब उसे उतारा जाता है तो उसके पीछे बेटा चिपचिपा रहता है, उनका मांस जो होता है ना बेटा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो आसानी से उतरता नहीं है। अरे लेदर बनाते ना, चमड़ा बेटा, इसी से तो बनाते हैं। तो एक्चुअली खाल उतार ली बेटा, हाइड उतार ली, उसके पीछे चिपचिपा वो हट नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में बेटा उसकी टैनिंग की जाती है। होता क्या समझे कि व्हेन ए हाइड विच इज कैसा सोल बताया बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बेटा, विच हैज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज सोक्ड इन टेनिन, टेनिन में उनको डिबोया गया बेटा, उनको भिगोया गया या टेनिन में डिप किया गया, which contain negative charge सोल पार्टिकल, which contain negative charge कोलोइडल पार्टिकल। तो देखो टेनिन में नेगेटिव है और हाइड पर कैसा है, पॉजिटिव, दोनों का म्यूचुअल कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन होने से प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा बेटा, और लेदर जो है बेटा उसकी क्या हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, हार्ड हो जाएगा, वो चिपचिपा नहीं रहेगा, फिर उसे स्क्रैच करके अपन उसे हटा देते हैं बेटा। समझे क्या? और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि टेनिन की जगह बेटा क्रोमियम के सॉल्ट भी काम में लिए जा सकते हैं। किसके? क्रोमियम के सॉल्ट भी काम में ले सकते हो। नेक्स्ट बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हो चुका है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म। देखिएगा आपने पढ़ा है कि फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म जो होती है ना बेटा, एक्चुअली उसमें क्या होता है बेटा कि कांच की प्लेट होती है या फिर सेलुलोज की प्लेट होती है, उसके ऊपर AGBR की कोटिंग करी हुई थी, कांच के ऊपर या सेलुलोड के ऊपर। सबसे ज्यादा तो यही काम आता था पहले, सेलुलोड की फिल्म होती थी, उसपे AGBR की कोटिंग होती थी बेटा। आजकल तो डिजिटल कैमरा चल गए, पहले नेगेटिव की फॉर्म में आते थे बेटा ये। अब बात ये कि सेलुलोइड की फिल्म में बेटा जिसमें AGBR की कोटिंग की जानी है कुल मिलाकर के, लेकिन सिर्फ AGBR की कोटिंग नहीं करते बेटा, ध्यान दें, सिर्फ AGBR की कोटिंग नहीं करते, एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, AGBR की कोटिंग जो है, AGBR को जिलेटिन में मिक्स करके फिर कोटिंग करते हैं। अब जिलेटिन का क्या रोल है, देखो AGBR फोटोसेंसिटिव होता है, फोटोसेंसिटिव होता है बेटा, AGBR फोटोसेंसिटिव होता है जब उस पर बेटा एक पर्टिकुलर अमाउंट में फोटोन या रेडिएशन जाएगा तो Ag+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो AGBR जो बच गया उसे हटाने के लिए हाइपो काम में ले लेते हैं। वो सब तो बातें अलग है बेटा, वो दूसरे चैप्टर में आप पढ़ते हो हाइपो वाला यूज। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, खासकर ये समझाना चाह रहा हूं कि फोटोग्राफिक प्लेट ऑफ फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर जिलेटिन का काम क्या है, अगर पहचानो तो जिलेटिन एक बेटा क्या लायोफिलिक सोल है क्या बेटा, और लायोफिलिक सोल की अगर मैं बात करूं बेटा, लायोफिलिक सोल की, तो मुझे बताइए बेटा लायोफिलिक सोल जो होता है, लायोफिलिक सोल क्या वो प्रोटेक्शन करने का काम करता है क्या बेटा? लायोफिलिक सोल किसका काम करता है भैया? प्रोटेक्शन का काम करता है बेटा लायोफिलिक सोल। तो वास्तव में जिलेटिन जो होता है ना बेटा उसे प्रोटेक्शन करने के लिए काम में लेते हैं। किसकी प्रोटेक्शन करता है वो? सिल्वर ब्रोमाइड की, AGBR की प्रोटेक्शन करने में काम आता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। इसमें से एक चीज आपको जो याद रखनी है ना बेटा कि लेटेक्स से रबर बनाते हैं, बात वो खास नहीं है बेटा, खास ये कि लेटेक्स कैसा सोल है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, लेटेक्स कैसा सोल है? नेगेटिव चार्ज। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि लेटेक्स कैसा सोल है? नेगेटिव चार्ज सोल है बेटा। या नेगेटिव चार्ज सोल के उदाहरण में एक और नाम जुड़ गया, क्या? लेटेक्स। जब रबर इससे प्राप्त करेंगे तो फाइनली इसका कोगुलेशन करके रबर प्राप्त किया जाता है। क्लियर है बेटा आपको? पेंट, इंक, ये सब बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन के उदाहरण है। एक सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन दी हार्डे-सुल्जे लॉ। बताया था आपको पढ़ाते वक्त भी कि उसने बोला था कि कोगुलेशन पावर आयन की वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटर क्या बोलना चाहिए कि कोगुलेशन पावर आयन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। व्हाई इज दी
Why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? क्यों जरूरी है बेटा? ताकि उस पर बेटा इम्प्योरिटीज ना रहे सरफेस के ऊपर, और खासकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी तो हटानी होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है।